नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज ही हमारी यूपी पैट 2023 के लिए जीके की 30वीं क्लास है, जहां पर आज हम जीके के 25 नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर लगातार यूपी पैट 2023 के लिए क्लासेस कराई जा रही हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसी के साथ बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, अगर बात की जाए भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की, तो वो थे भाई बयरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये कौन थे? तो ये बयरुद्दीन तैयब जी थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों, ये की गई थी सिंगापुर में। ठीक है, यानी कि जो स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार, जो आज़ाद हिंद सरकार है, तो इसकी घोषणा कहाँ पर की गई थी? तो ये आपको याद रखना है। तो ये की गई थी सिंगापुर में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो शेरशाह सूरी था तो इसके बचपन का नाम था फरीद। ठीक है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम था फरीद। दोस्तों, आज हम कुछ शेरशाह से इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे जहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, हालांकि मैं इन कुछ चीज़ों को यहाँ पर पहले भी पढ़ा चुका हूँ। फिलहाल हम जो भी पॉइंट है उनका रिवाइज़ करेंगे और कुछ नए पॉइंट होंगे तो उन्हें याद करेंगे। तो देखिए, शेरशाह सूरी के बारे में सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो चौसा का युद्ध है वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य 1539 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 1539 ईस्वी में। ठीक है, किस किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। अच्छा, इसमें किसने विजय प्राप्त की थी? तो वो की थी शेरशाह ने। ठीक है, शेरशाह ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। अगला है हमारा विलग्राम का युद्ध। ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से आपका रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो देखिए, चाहे इसको विलग्राम का युद्ध बोलो या कन्नौज का युद्ध बोलो, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, पेपर में चाहे विलग्राम का युद्ध आ जाए चाहे कन्नौज का युद्ध आ जाए, आपको याद रखना है कि ये दोनों एक युद्ध के नाम हैं। तो देखिए, जो विलग्राम का युद्ध था ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य 1540 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। ठीक, तो विलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो विलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था और इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट है कालिंजर का युद्ध। तो जो दोस्तों, जो कालिंजर का युद्ध है ये हुआ था 1545 ईस्वी में और इस युद्ध में ही घायल होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बहुत बार पूछा जाए कि बताइए निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी? तो वो हुई थी कालिंजर के युद्ध में। ठीक है, कालिंजर के युद्ध के दौरान जब ये घायल हुआ था और ये एक अस्त्र चला रहा था जिसका नाम था उक्का। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये उक्का अस्त्र चला रहा था। तो उस अस्त्र की वजह से ही इसकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो जो अस्त्र था जब इसने चलाया था तो वो एक दीवार पर, जो महल था तो उसकी दीवार पर टकरा कर और इसके सीधे सीने पर लग गया था, जिस वजह से इसकी वहीं मृत्यु हो गई। ये घायल हो गया था, तभी इसकी मृत्यु हो गई। तो ये कालिंजर का युद्ध कब हुआ था? तो 1545 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए, अगला है हमारा पॉइंट कि इसका जो मकबरा है ये सासाराम बिहार में। बहुत बार पूछा गया है कि बताइए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार के सासाराम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार के सासाराम में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए का भुगतान करने लगी थी? तो यह सहमत हो गई थी। तो दोस्तों, जब बक्सर का युद्ध हुआ था, ये मैंने आपको बताया था ना कब हुआ था? तो यह था सन 1764 ईस्वी में। तो इस युद्ध के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए भुगतान करने के लिए सहमत हो गई थी। कितने रुपए देने के लिए सहमत हो गई थी? तो 26 लाख रुपये देने को सहमत हो गई थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में कुछ। तो देखिए, जो बक्सर का युद्ध था ये 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों तथा मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम सेकंड के मध्य हुआ था। तो दोस्तों, इसमें एक तरफ तो थी अंग्रेज़ों की सेना, ठीक, एक तरफ तो थे ये अंग्रेज़। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। देखो, इस युद्ध में जो थे ना, ये एक तरफ तो थे अंग्रेज़ और एक तरफ थे मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम सेकंड। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बताइए बक्सर के युद्ध में अवध का नवाब कौन था? तो वो था शुजाउद्दौला। अच्छा, मुग़ल सम्राट कौन था? तो वो था शाह आलम द्वितीय या शाह आलम सेकंड। ठीक है, और कौन था एक तरफ? तो एक तरफ था ये मीर कासिम। तो हुआ क्या था कि इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वो कहते हैं हेक्टर मुनरो ने। तो ये भी पूछा गया है कि बताइए बक्सर के युद्ध में
अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वो कहता है हेक्टर मुनरो ने। और जो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इस युद्ध में अंग्रेज विजय हो गए थे, ठीक है, अंग्रेज़ों की जीत हो गई थी। और युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, तो उस संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड को 26 लाख रुपए देने की राशि पर सहमत हो गए। तो ये था इसका फुल कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये पूछा जाएगा, तो ये की थी 1773 ईस्वी में, ठीक है। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब इसको मैं आपको ज़रा डिटेल में पढ़ाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है ना, तो ये नियामक अधिनियम भी इसको कहा जाता है, ठीक। जरूरी नहीं ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लिख कर आए, नियामक अधिनियम भी लिख कर आ सकता है। तो ये इसके ही दोनों नाम है, तो आपको याद रखना है, चाहे नियामक अधिनियम आ जाए चाहे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ जाए, दोनों एक ही नाम है। तो देखिए हुआ क्या था, तो देखिए इस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था। हमारे देश में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, तो इस पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद के द्वारा, ठीक। जो ब्रिटेन की संसद थी उसने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था। और क्या हुआ था, तो इसमें एक चेंजिंग और हुई थी कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। हुआ क्या था कि इससे पहले जो बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, लेकिन अब उस गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आपसे पूछा है कि बताइए बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया? तो वो बनाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत या नियामक अधिनियम के तहत। अच्छा, तो गवर्नर जनरल की जो सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद भी बनाई गई, ठीक। एक तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, साथ ही इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो वो बनाया गया था वारेन हेस्टिंग्स को। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आपको याद रखना है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? तो ये बनाया गया था वारेन हेस्टिंग्स को। अच्छा, बॉम्बे और मद्रास को बंगाल में मिला दिया गया। तो ये भी पूछा गया कि बताइए बॉम्बे और मद्रास को किस एक्ट के तहत मिलाया गया? तो ये मिलाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखना दोस्तों। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्प्रे बनाए गए, ठीक है। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए? तो वो बनाए गए सर एलिजा एम्प्रे। और कुल न्यायाधीशों की संख्या 4 थी, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, यानी कि फर्स्ट चीफ जस्टिस, तो वो कौन थे? तो वो थे सर एलिजा एम्प्रे। कौन बताए? सर एलिजा एम्प्रे। और कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी? तो वो तो 4, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश हो गए, वो कौन से? सर एलिजा एम्प्रे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और इसके साथ ही इसमें निदेशक मंडल की स्थापना भी की गई, ठीक। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत या नियामक अधिनियम के तहत निदेशक मंडल की भी स्थापना की गई। तो चलिए एक बार फिर से इसका रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम, ये एक ही बात है, ये आपको मैंने बता दी है। अच्छा, इस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। साथ ही बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस एक्ट के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल की सहायता थी, तो उसके लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? तो ये बनाया गया वारेन हेस्टिंग्स को। और बॉम्बे और मद्रास को बंगाल में मिला दिया गया, ठीक है। बॉम्बे और मद्रास को बंगाल में मिला दिया गया। इसके साथ ही 1774 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्प्रे बनाए गए। और कुल न्यायाधीशों की संख्या 4 थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और साथ ही निदेशक मंडल की स्थापना की गई। दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसी लग रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये तो सब जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा की गई, लेकिन कब की गई? तो ये की गई 1875 में। कब की गई भाई? 1875 में। और किस शहर में की गई थी? तो ये की थी बॉम्बे में। कहाँ पर की गई थी? बॉम्बे, जैसे आज हम मुंबई कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये बने थे 1924 में। यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, दोनों में सेम लग गया। तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो ये बने थे 1924 ईस्वी में। चलिए जानते हैं भाई इसके बारे में। तो देखिए पहला पॉइंट है कि जो महात्मा गांधी जो वर्ष 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो इस अध्यक्ष को किस नाम से जाना था, तो इसे जाना था बेलगांव अधिवेशन के नाम से, ठीक है। क्योंकि ये बने थे बेलगांव में, एक जगह पड़ती बेलगांव, तो ये वहाँ पर अध्यक्ष बने थे। और यह गायों में आयोजित होने वाला प्रथम कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। क्योंकि इससे पहले जितने भी जो कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित हो रहे थे वो नगरों में हो रहे थे, लेकिन एकमात्र बेलगांव अधिवेशन ऐसा अधिवेशन था जो गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था, ठीक है। फर्स्ट अधिवेशन था ये वाला। तो ये आपको याद रखना है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी ने। अगर आपसे पूछ रहे कि बताइए गाँव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन कौन था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कौन था, तो वो था भाई कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता वर्ष 1924 में महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। क्योंकि जो ये अधिवेशन आयोजित हुआ था ये हुआ था वर्ष 1924 में। और अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे भाई महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये तो बहुत बार पूछा गया है। बताइए भगत सिंह और किसके द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था। तो भाई भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था। किसने फेंका था भाई, तो दो लोगों ने फेंका था, एक तो थे भगत सिंह और दूसरे थे बटुकेश्वर दत्त। चलिए इनके बारे में जानते हैं क्या हुआ था। तो देखिए इस घटना के अंतर्गत जो भगत सिंह जी थे और बटुकेश्वर दत्त जी थे, इन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था और अपने एक पत्र के माध्यम से समझाया कि उनका उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुँचाना था। तो ये इतना भी बहुत बार पूछा गया कि बताइए इनका उद्देश्य क्या था, तो इनका उद्देश्य था किसी की जान लेना नहीं, बल्कि बहरे कानों तक अपनी बात पहुंचाना था। तो देखिए किसने बम फेंका था, भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त ने, ठीक है। कौन से बिल के विरोध में, तो पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में, ठीक है। कहाँ पर फेंक रहा था, तो ये दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर फेंका गया था। और उन्होंने अपने एक पत्र के माध्यम से समझाया था कि उनका जो उद्देश्य है किसी की जान लेना नहीं, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुँचाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किसके द्वारा देश नायक कहा गया। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो सुभाष चंद्र बोस जी को जो देश नायक कहा था, तो वो कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। किसने कहा था भाई, तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। दोस्तों नदियों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, याद रखना, इसलिए इस पर हमारा काफ़ी कंसंट्रेशन है और हम लगातार अब ऐसे क्वेश्चन ला रहे हैं जो नदियों से रिलेटेड हैं, इसलिए आपको इन्हें अच्छे से याद रखना है। तो देखिए किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, तो वो जगह है आपकी देवप्रयाग। कौन सी जगह भाई, तो ये है देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों जो प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, तो वो है आपकी अनाईमुडी। कौन सी चोटी है, तो ये है अनाईमुडी। चलिए अब क्वेश्चन पूछा था कि बताइए अनाईमुडी कहाँ पर स्थित है या किस राज्य में स्थित है। तो ये आपके केरल राज्य में स्थित है और ज़िला है केरल का इडुक्की, ठीक है। केरल के इडुक्की ज़िले में अनाईमुडी स्थित है। अच्छा अनाईमुडी जो है ना, ये 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएँ 3 दिशाओं में जाती हैं, जो कि निम्न है। अब ये आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें देखो उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं और उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ और दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ियाँ, जिन्हें कार्डामम की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, आपका क्वेश्चन क्या था, फिर से एक बार पढ़ो कि प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भाई प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। अगर बात की जाए भाई अनाईमुडी, तो यह केरल के इडुक्की जनपद में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, केरल में। और केरल के किस जिले में, तो यह है इडुक्की जिले में। अनाईमुडी जो है ये 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ियाँ श्रृंखलाएँ 3 पहाड़ी श्रृंखलाएँ 3 दिशाओं में जाती हैं, जो कि निम्न कौन कौन सी। तो उत्तर की ओर तो हो गई इसमें अन्नामलाई की पहाड़ी, ठीक है। उत्तर की, यानी कि देखो ये जो सबसे ऊपर हो गई ना, मैं एक बार बना देता हूँ। देखिए ये जो सबसे ऊपर है,
जो ये जो आपकी अनाई मुड़ी है ना, तो इसकी जो 3 पहाड़ी में सबसे ऊपर है तो उत्तर की ओर है अन्नामलाई की पहाड़ी, यहाँ पर सबसे ऊपर है अन्नामलाई की पहाड़ी। अच्छा, उत्तर पूर्व की ओर यानी कि इस साइड में ये आपकी जो उत्तर पूरब तो इधर हुआ, उत्तर पूरब की ओर आपकी पालनी की पहाड़ियाँ हैं, और जो दक्षिण की ओर यानी कि यहाँ पर जो नीचे नीचे आपकी इलायची की पहाड़ी है, जिन्हें कार्डमम की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। एक बार फिर से मैप बना देते हैं, गड़बड़ हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखिए उत्तर की ओर यानी कि सबसे ऊपर यहाँ पर आपकी है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, उत्तर पूरब की ओर यानी कि इस साइड में, ठीक है, इसके दाएं साइड में आपकी पालनी की पहाड़ियाँ, और दक्षिण की ओर यानी कि नीचे को इलायची की पहाड़ियाँ हैं, जिन्हें कार्डामम की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये तो सब लोग जानते होंगे, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। तो भाई ये है आपका राइट आंसर मध्य प्रदेश, ठीक है, जो मध्य प्रदेश राज्य है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक समय रेखा भारत के जिन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? मेरे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हर स्टूडेंट नहीं दे सकता। वास्तव में हर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है। ये तो पता है कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैली ज़िले से निर्धारित किया जाता है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि कितने राज्य तो चलो हम कह रहे बता देंगे 5 राज्य, लेकिन राज्यों के नाम नहीं बताएं। तो आज हम आपको राज्यों के नाम याद करा दे रहे हैं। अगर भगवान ने चाहिए अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो समझो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जो इसका एकदम सही एक्यूरेट जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन है काफ़ी कठिन बन चुका है। तो देखिए भारत के किन राज्यों से गुजरती हैं, तो उनके हम आपको नाम बता देते हैं। तो देखिए फ़िलहाल यहाँ पर तो आपके किससे नहीं गुजरती, तो बिहार से नहीं गुजर रही है। गुजरती किससे, तो एक तो आपके उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, ठीक है, और आपका छत्तीसगढ़ से गुजरती है, और आपका एक है उड़ीसा से गुजरती है। तो कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ये बिहार से नहीं गुजरती है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो, लिख लो, कहीं नोट कर लो, ठीक है, 1-2 बार पढ़ना याद हो जाएगा। कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और उड़ीसा से गुजरती है। तो ये कुल मिलाकर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्तु एवं सेवा कर को भारत में कब लागू किया गया था? दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की बात हो रही है। तो भाई जीएसटी भारत में कब लागू की गई थी, तो ये की गई थी आपकी 2017 को, और डेट अगर पूछी जाए तो याद रखना 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जो जीएसटी जो लागू की गई थी ये कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत लागू की गई थी, तो ये की गई थी 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत, ठीक है। कौन से, 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान लिखा गया था, अब बताओ भाई, क्या 3 वर्षों के अंदर लिखा गया, 2 वर्षों के अंदर लिखा गया, 2 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम समय में लिखा गया, या 1 वर्ष में लिखा गया? तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत का जो संविधान था ये पूरा आपका 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में लिखा गया था। अब आप बताओ कौन सा आंसर सही लग रहा है, क्या 3 वर्ष लगा दूं? तो बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि 2 वर्ष 11 माह ना, तो 3 वर्ष तो हुआ नहीं। क्या 2 वर्षों में लिखा गया? नहीं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है, नहीं। 2 वर्ष से अधिक तो ठीक है भाई, 2 वर्ष से तो अधिक है, किंतु 3 वर्ष से कम, तो हाँ 11 माह 18 दिन हो गया, यानी कि पूरा 12 माह तो नहीं हुआ ना। तो यानी कि आपका राइट आंसर सी होगा। अब क्या 1 वर्ष में लिखा गया? तो नहीं, 1 वर्ष में भी नहीं लिखा गया। तो राइट आंसर हुआ कि 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम में। और ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको लेकर आया हूँ। ये UPSSC ने बहुत इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकसभा में मतदान करते समय टाई होने की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार है? तो दोस्तों देखो, जैसे मान लो कोई एक बिल आता है संसद में, ठीक है, मान लो लोकसभा में कोई बिल आया और इसके पक्ष में मान लीजिए 50 लोग हैं और विपक्ष में भी 50 लोग हैं, तो अब कैसे माना जाए कि ये बिल पास होना चाहिए? नहीं, तो वहाँ पर एक क्या होगा, जब ये मामला टाई हो जाता ना, तो वहाँ पर इसका अधिकार मिलता है आपके लोकसभा के अध्यक्ष को, तब वो वोट डाल सकता है। वैसे वो अब कभी अपना वोट नहीं डालता, लेकिन जब टाई वाली स्थिति हो जाती है, जब बराबरी की स्थिति हो जाती है, तब फिर लोकसभा के अध्यक्ष को अपना निर्णायक मत देने का अधिकार है। चलिए तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हुआ, तो राइट आंसर हुआ हमारा लोकसभा अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो दोस्तों जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है
वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। लेकिन क्या एक बात बताओ, क्या उपराष्ट्रपति क्या राज्यसभा का सदस्य होता है? तो ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक है, सदस्य नहीं होता, ये उसका अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन किसका मात्रक है? तो दोस्तों जो न्यूटन है ना, ये है आपके बल का मात्रक। ठीक है, न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन होता है बल का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने ट्रांसफार्मर की खोज की थी? तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर की खोज की थी, ये की थी माइकल फैराडे ने। किसने की थी भाई? तो ये की थी माइकल फैराडे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका सिल्वर आयोडाइड, और इसका फार्मूला होता है AgI। ठीक है, तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो दोस्तों जो लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है, ये होता है आपका 120 दिन का। कितने दिन का होता है? ये होता है 120 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो भाई जो दुनिया का सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी, और सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है आपका रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी हैं, इनका संबंध है शहनाई से। किससे है? तो यह है शहनाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 216 यानी कि अनुच्छेद 216 किससे संबंधित है? तो आपका जो अनुच्छेद 216 है ना, ये है हाई कोर्ट के गठन से। ठीक है, किससे है? हाई कोर्ट के गठन से। अच्छा, इन सब के बारे में बताओ, क्या मैंने आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया है? अगर पढ़ाया हो तो एक बार बता देना। चलिए याद रखिए, जो संसद का गठन है ये किस में कहा गया? तो ये कहा गया अनुच्छेद 79 में। एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। जो आपके संसद के गठन की बात की गई है, तो ये आपका आर्टिकल 79 के तहत। निर्वाचन आयोग है आपका आर्टिकल 324 के तहत, और भारत का महान्यायवादी ये किस में आता है? तो ये आता है आपके आर्टिकल 76 में। ये मैं आपको सारे पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, मैंने आपको एक ट्रिक याद कराई थी, मुझे ध्यान आ गया। संसद वाली मैंने बताई थी। मैंने बताया ना, एक आपको ट्रिक याद रखनी, सरला। सा से संसद यानी कि 79, रा से राज्यसभा यानी कि 80, और ला से लोकसभा यानी कि 81। तो सा से संसद, तो संसद का वर्णन किसने में? अनुच्छेद 79 में। रा से राज्यसभा का वर्णन किस में? 80 में। और ला से लोकसभा, तो लोकसभा का वर्णन किस में? तो ये है 81 में। तो ये आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो एक मिनट रुक जाओ भाई, यहाँ पर जून नहीं होगा, यहाँ पर होगा जुलाई। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस है ना, ये मनाया था 20 जुलाई को। ये मैं शायद ऑप्शन गलत कर गया। तो फिलहाल आपका अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मई के इम्पोर्टेंट डे के बारे में। चलिए बताइए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, ये आपका मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ऐसे विश्व हास्य दिवस भी कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 1 मई को। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। और विश्व इस्तीमा दिवस मनाया जाता है 3 मई को। ऐसे ही हमारा विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया था? तो ये मनाया था 8 मई को। और हमारा जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, तो ये मनाया जाता है 11 मई को। तो मैं आशा करता हूँ अभी ये सारे आपको याद हो चुके होंगे, क्योंकि मैंने कम से कम 8-10 बार इसका रिवाइज भी करा दिया है। चलिए बताइए, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। ऐसे ही विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 18 मई को। और हमारा विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है 20 मई को। और हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है, तो ये मनाया जाता है 22 मई को। एक बार फिर से इसका रिवाइज कर लो, कब मनाया था भाई? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, विश्व परिवार दिवस 15 मई, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है विश्व कछुआ दिवस। तो भाई जो विश्व कछुआ दिवस है, ये मनाया जाता है आपका 23 मई को। ऐसे ही राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस 26 मई को मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। वैसे दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं, मई वाले बहुत बार पढ़ चुके हैं। चलिए बताइए, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जून को। ऐसे ही विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। और विश्व
विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस यह है, विश्व मस्तिष्क कैंसर दिवस, तो ये मनाया जाता है 8 जून को। ये आपको याद रखना है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, खाद्य सुरक्षा दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस या विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, विश्व महासागर दिवस 8 जून और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा बाल श्रम निरोध दिवस, वो बाल श्रम निषेध दिवस, हाँ निषेध दिवस निरोध दिवस एक ही बात है। तो जो बाल श्रम निषेध दिवस या बाल श्रम रोकथाम दिवस को इसको कहा जा सकता है, तो ये मनाया था आपका 12 जून को। ऐसे ही विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है, विश्व पवन दिवस 15 जून को, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस ये भी आपका मनाया था 15 जून को, विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस 18 जून और विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। एक बार फिर से रिवाइज करो भाई, बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, विश्व पवन दिवस 15 जून, विश्व बुजुर्ग व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून, विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस 18 जून और विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, बताइए विश्व संगीत दिवस कब मनाया था, तो ये मनाया था आपका 21 जून को। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी 21 जून को और विश्व मानवतावादी दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस 23 जून, अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस 26 जून, राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 28 जून और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस तो ये भी मनाया जाता है आपका 29 जून को। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया था, तो ये मनाया था आपका 30 जून को। एक बार फिर से रिवाइज कर लो भाई जून वाले, विश्व संगीत दिवस 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व मानवतावादी दिवस 21 जून, ओलंपिक दिवस 23 जून, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस 26 जून, राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 28 जून, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून और अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, आज से हम पढ़ रहे हैं जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। बताइए भाई, जीएसटी दिवस कब मनाया था, तो ये मनाया था आपका 1 जुलाई को, ठीक है। हालांकि मुझे ऐसा लगा मैं आपको जुलाई वाले पढ़ा चुका हूँ पहले, मैंने एक क्लास में पढ़ाए हैं, लेकिन आज दोबारा से पढ़ रहे हैं कि भाई जीएसटी दिवस मनाया था आपका 1 जुलाई को। ऐसे ही राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया था 1 जुलाई को। मैंने आपको बताया था ना जीएसटी वाला कब हमारे देश में लागू हुई थी, तो ये हुई थी 1 जुलाई 2017 को, इसीलिए 1 जुलाई को मनाया था जीएसटी दिवस। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या नेशनल डॉक्टर्स डे भी अगर बोला जाए तो ये मनाया था आपका 1 जुलाई को। और चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस कब मनाया था, तो ये मनाया था आपका 1 जुलाई को। अच्छा, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को, विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई को, विश्व जूनोज दिवस 6 जुलाई और विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है आपका 7 जुलाई को। एक बार फिर से रिवाइज कर लो, जीएसटी दिवस 1 जुलाई, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई और चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस 1 जुलाई, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई, विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई, विश्व जूनोज दिवस 6 जुलाई और विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, बताइए भाई राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, तो ये मनाया था आपका 9 जुलाई को। ऐसे विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, मलाला दिवस 12 जुलाई और विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है आपका 15 जुलाई को। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस 9 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, मलाला दिवस 12 जुलाई और विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। दोस्तों, मैं रिवीजन बहुत कराता हूँ, अगर आप बोर हो जाते हो तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो यही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि देखो, हम जो पढ़ चुके हैं उस चीज़ को हमें संभाल के रखना चाहिए। जो चीज़ हमने नहीं पढ़ी वो तो हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन जो चीज़ हमने पढ़ ली है उसको हमें याद रखना जो बहुत ज़रूरी है। चलिए बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया था, तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है तो वो मनाया था 17 जुलाई को। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस अभी मैंने आपको बताया नहीं, तो ये बनाया था 20 जुलाई को। और अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस ये बनाया था आपका 20 जुलाई को। और विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया था। दोस्तों, चंद्रमा वाला जरूर याद रखना, क्योंकि अभी हमारा आप जानते हो कौन सा मिशन भेजा गया है, वो भेजा गया हमारा चंद्रयान 3, तो इसलिए इसको याद रखना जरूरी है कि भाई जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है ये मनाया था 20 जुलाई को। चलिए एक बार फिर से पढ़ लो, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई और विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कारगिल विजय दिवस, तो ये मनाया जाता है आपका 26 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई
और विश्व मित्रता दिवस तो ये मनाया था आपका 30 जुलाई को। एक बार फिर से रिवाइज करो, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई और विश्व मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, ये आज का हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन आ गया है। गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में है? तो जो भी बच्चा इसका सही आंसर देगा उसका नाम मैं अगले क्लास में ज़रूर बताऊंगा। और पिछली क्लास का जो सही आंसर दिया है तो उसमें पहला नाम तो आया भाई नितिन ब्रजवासी जी का। जो नितिन ब्रजवासी वृंदावन जी हैं, इन्होंने पिछली क्लास का तो नहीं लेकिन इससे वाली पिछली क्लास का बताया था, ठीक है। जो पिछली से पिछली क्लास है उसका राइट आंसर नितिन ब्रजवासी जी ने दिया है, वृंदावन के वो। और फिर इस वाली जो इससे पहले वाली जो क्लास है उसका आंसर दिया ध्रुव सिंह जी ने, वो भी उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया था। और इसी क्लास में एक हैं हमारे नए व्यूअर्स हैं जिनका नाम है चूज़ नॉलेज टीवी करके हैं, तो इन्होंने लिखा भाई वेरी नाइस सर। तो भाई धन्यवाद भाई, जो आपने कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें मोटिवेट किया। बस ईश्वर करे जल्द से जल्द आप कामयाब हों, सफलता प्राप्त करें। चलिए तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी हर क्लास आपको जल्द से जल्द मिल रहे। और मुझे इस बात का बड़ा ही दुख था कि अभी तक मैं आपको करंट अफेयर की क्लास और हिंदी क्लास नहीं दे पा रहा था। ध्रुव सिंह जी ने मुझसे कहा भी था कि सर दे दो, और मैंने कहा मैं भाई आज दे दूंगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं दे पाया क्योंकि मेरी तरफ असल में क्या बताऊं, लाइट की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। लेकिन अब मैंने जैसे तैसे मैंने क्लास बना ली है और अब मैं आज उससे उसको अपलोड करना शुरू कर दूँगा। तो भाई बस ये आप बस क्लास देखते रहो और आप ना तैयारी करते रहो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।